टैलेंट एंड ट्रेजरी है, इसको इकट्ठा करके सामाजिक और धार्मिक कार्यों की परिणति हमेशा राजनीतिक मुकाम में होती है। राजनीतिक जो सफलताएं होती हैं उसमें होती है, सीधी सी बात है। लेकिन अगर हम पहले से ही राजनीति को लक्ष्य बना के चलेंगे तो सामाजिक और धार्मिक काम है, जो सामाजिक और सांस्कृतिक काम है, वो पीछे छूट जाता है। वे भविष्य में एमएलए बनना चाहते हैं या सांसद बनना चाहते हैं, वे भविष्य में ये नहीं सोचते कि मैं चाहे एमएलए एमपी बनूं ना बनूं, लेकिन मेरा समाज का कोई व्यक्ति इस देश का प्रधानमंत्री बन जाए। मेरे अंदर तो छल कपट है, और छल कपट के साथ में ही मैं दूसरे से मिल रहा हूँ कि आइए भैया एक प्लेटफॉर्म पे खड़वाते हैं। मेरे अंदर छल कपट है, दूसरे के अंदर छल कपट है, तीसरे के अंदर छल कपट है। हम सारे लोग एक प्लेटफॉर्म पे तो आ गए हैं, लेकिन सबके अंदर छल कपट है कि जैसे ही मौका मिलता है तो मैं हीरो बनूंगा, मैं नायक बनूंगा, मैं इस देश का प्रधानमंत्री बनूंगा। इस तरह की भावनाएं जो है मतलब लेकर जो है जब चलेंगे तो वो जो है कब विस्फोट हो जाए और कब संगठन टूट जाए कोई भरोसा नहीं। आज इस टाइम पे इस समाज के इस टाइम टैलेंट और ट्रेजरी को इकट्ठा होना बहुत जरूरी है। अगर आज ये इकट्ठा हो जाए तो आने वाले 2024 में इस समाज का प्रधानमंत्री निश्चित बनेगा। इस तरीके से काम कर लिया, क्योंकि महाराष्ट्र के लोग भी बोलते थे कि हो सकत नहीं, और आज मैं फिर दिखाई जाए कि हो सकत नहीं। लेकिन मुझे जो है ये लक्ष्य है, जितना दूर दिखाई देता है उतना ही पास दिखाई देता है। मुझे कुछ भी कारण ऐसा नज़र नहीं आता है कि हम जो है आने वाले 2024 के चुनाव में उसमें हम अपना प्रधानमंत्री नहीं बना सकते। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज़ 24x7 नीलम बौद्ध के साथ। काशीराम तेरी नेक कमाई जिसने सोती कौम जगाई। साथियों, इस तरह के नारे लगातार आपने राजनीतिक प्लेटफॉर्म पे सुने होंगे। जिस तरह से मैं कुछ 2-4 नारों को लेकर मैं चर्चा करूंगी, उसके बाद मैं विषय पर आऊंगी। जिस तरह से लगातार हम मंचों के माध्यम से या रैलियों के माध्यम से सुनते हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतने भागीदारी, इस तरह के नारों को देने वाले साहब मान्यवर काशीराम जी, जिन्होंने साथियों बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की, DS4 की स्थापना की, और इसी के साथ साथ में एक ऐसा आंदोलन इस देश में उन्होंने चलाया जिससे कि बहुजन समाज सत्ता के गलियारों तक पहुंचने में सफल रहा। और साथियों, जिस तरह से हम देखते हैं कि साहब मान्यवर काशीराम जी के जाने के बाद बहुजन समाज में जो बिखरा हुआ, खासकर मैं पार्टी संगठन की बात कर रही हूं, हम देख रहे हैं कि लगातार आए दिन जिस तरह से साहब मान्यवर काशीराम जी ने काम किया था, तो आप सबने देखा कि बहुजन समाज ने 4-4 बार उत्तर प्रदेश में सत्ता का जो मजा चखा। लेकिन उसके बाद क्या, साहब मान्यवर काशीराम जी का परिनिर्वाण दिवस 9 अक्टूबर को साथियों आता है। उसी उपलक्ष्य में आज मेरे साथ में चर्चा करने के लिए एडवोकेट जय भीम प्रकाश जी हैं, उन्हीं से चर्चा करूंगी। सर, जानना चाहूंगी, जिस तरह से साहब मान्यवर काशीराम रहे और जिस तरह से उन्होंने त्याग, समर्पण, बलिदान करके समाज को एक सही दिशा और दशा देने का प्रयास करा, लेकिन आज हम देखते हैं कहीं ना कहीं जो बहुजन समाज की दशा है और दिशा है वो बहुत ही दयनीय है, खासकर राजनीतिक क्षेत्र में। तो इन चीज़ों को किस तरह से देखते हैं, आखिर क्या खामियां हैं? देखिए नीलम जी, सबसे पहले तो मैं यह एनबी न्यूज़ 24x7 के दर्शकों को इस चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि पूरी दुनिया में राजनीति 2 प्रकार की होती है। एक तो स्वार्थ के लिए, यानी कि अपने निजी हितों को पूरा करने के लिए, अपनी निजी महत्वाकांक्षा पूरा करने के लिए, और दूसरी राजनीति होती है समाज कल्याण के लिए, यानी कि जो पीड़ित लोग हैं, जिनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, जिनका शोषण हो रहा है, उनको उस अत्याचार और शोषण से मुक्ति दिलाने के लिए भी राजनीति की जाती है। और अगर हम दुनिया भर के जो फिलोसफर्स हैं, जो राजनीतिक दर्शन शास्त्री हैं, अगर हम उनकी फ़िलॉसफी को देखें, राजनीतिक फ़िलॉसफी को जो है, तो जब उन्होंने अपना राजनीतिक दर्शन पेश किया, जैसे कि प्लेटो है, जब प्लेटो अपने राजनीतिक दर्शन को पेश करता है तो उसमें सामाजिक कल्याण की भावना है। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अगर राजनीतिक दर्शन को देखें तो उन्होंने तो पूरा का पूरा सामाजिक कल्याण को ही राजनीति का आधार बनाया है। और समाज कल्याण कहाँ से शुरू होगा, कहाँ पर जाकर जो है वह अपनी परिणति को प्राप्त होगा, और किस वर्ग को कितने सुधार की ज़रूरत है, कितने लाभ की ज़रूरत है, मतलब तमाम तरीके से सोच समझकर उन्होंने जो है भारत की राजनीति की दिशा को तय किया। अब जो साहब कांशीराम जी हैं, इनसे पहले जो राजनीति चल रही थी भारत की, हम सभी जानते हैं कि इस देश की शासन सत्ता में कांग्रेस बहुत बड़े पैमाने पर जो है काबिज थी, और कांग्रेस के शासन के इतने लंबे अंतराल के बाद कुछ अब जो है कांग्रेस का जो कब्जा था भारतीय राजनीति पर, वह थोड़ा ढीला होने लगा था। अब अन्य दल जैसे कि बीजेपी का भी प्रादुर्भाव हो चुका था, और छोटे मोटे जो क्षेत्रीय दल थे वो भी जो है अपना अपना जो है प्रभाव स्थापित कर रहे थे। तो ऐसे समय में
जहाँ पर कि कांग्रेस के अलावा भी अन्य दल जो क्षेत्रीय दल थे वो भी अपना प्रभाव स्थापित कर रहे थे। लेकिन जो ये बहुजन समाज है, जिसके अधिकारों के लिए परम पूज्य बाबा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अपना पूरा जीवन लगा दिया, अपने बच्चों और अपने बीवी का भी बलिदान दे दिया, और सुख चैन क्या होता है उन्होंने कभी जाना नहीं। उस समाज की जो पीड़ा को उन्होंने संविधान के माध्यम से दूर करने का जो काम किया था, उस संविधान को क्योंकि लागू नहीं किया जा रहा था, उसके जो प्रोविजंस थे उनको लागू नहीं किया जा रहा था, जिसकी वजह से यह समाज निरंतर वह अत्याचार और शोषण को सहन करने के लिए मजबूर था। ऐसे में भारतीय राजनीति में जो परम पूज्य बाबा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो राजनीतिक पार्टी बनाई थी वह थी आरपीआई, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। तो जो पार्टी परम पूज्य बाबा डॉक्टर अम्बेडकर ने बनाई थी, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, जो दिशा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस पार्टी के लिए तय की थी, उस दिशा पे यह जो पार्टी थी काम नहीं कर पा रही थी, और जो इसके पदाधिकारी थी अपने पद लोलुपता और निजी स्वार्थों में लिप्त होकर जो है एक तरह से अपना ज़मीर जो है कांग्रेस के हाथों बेच चुके थे। ऐसे में प्रादुर्भाव होता है मान्यवर साहेब कांसीराम जी का, और जब मान्यवर साहेब कांसीराम जी ने अपने जो भारत की जो राजनीति में जब कदम रखा, तो किसी को यह आभास भी नहीं था कि यह शख्स आगे चलकर इस देश की राजनीति में आमूल-चूल भूचाल ला देगा, ऐसा परिवर्तन करके दिखाएगा जो तबका, ये बहुजन समाज, इसको कोई सोच भी नहीं सकता था। जबकि महाराष्ट्र के लोग ये बोला करते थे कि ये हो सकत नहीं, कि यह अंबेडकर की जो विचारधारा है इसके आधार पर हम एमएलए और एमपी नहीं बन सकते हैं। लेकिन वहीं पर साहेब मान्यवर कांसीराम जी ने ऐसी आंधी विचारधारा की चलाई पूरे देश में कि वहाँ जो सबसे जागरूक समाज उन्होंने जब देखा, आंधी पूरे देश में चली थी। स्टार्टिंग उन्होंने जो है कि पूना से, लेकिन पूरे देश में जो आंधी चल रही थी, पंजाब में उन्होंने काम किया, मध्य प्रदेश में काम किया, हर जगह काम कर रहे थे, पूरे देश में घूम घूम कर काम कर रहे थे। लेकिन उत्तर प्रदेश के लोगों में जो है सबसे ज़्यादा जागरूकता दिखाई दी। शायद वहाँ पर सबसे ज़्यादा पीड़ा रही होगी उस समाज को जो है, और वहाँ पर जो है उनके अथक प्रयासों से 4 बार बहुजन समाज पार्टी सत्ता में आई, और उस समाज ने, जिसको कि कोई सोच भी नहीं सकता था कि यह अपना कोई एमएलए भी बना सकता है, इस विचारधारा पर चलकर वहाँ पर मुख्यमंत्री बनाने का काम मान्यवर साहेब कांसीराम जी ने किया। तो नीलम जी, लेकिन उस 4 बार मुख्यमंत्री बनने के बाद अगला जो लक्ष्य था वो प्रधानमंत्री बनने का था, कि यह समाज बहुत जल्दी जो है प्रधानमंत्री बन जाएगा। लेकिन पत्रकारों ने जैसे कि उनसे पूछा था कि मान्यवर साहेब कांसीराम जी, आपने जो है 10 साल का लक्ष्य रखा था अपना जो है राजनीतिक सफलता का, लेकिन आपको सफलता जो है 5 साल पहले ही मिल गई है, जल्दी मिल गई है। तो मान्यवर कांसीराम जी ने कहा था कि हाँ, ये सफलता तो जल्दी मिल गई है, लेकिन ये इस समाज के लिए सुखदायक नहीं है, दुखदायक साबित होगी। क्योंकि जो गर्भवती महिला समय से पूर्व बच्चे को जन्म दे देती है, तो उसमें जच्चा और बच्चा जो है दोनों ही खतरे में होते हैं। इस प्रकार से आज हम देखते हैं कि जिस तरीके से समाज को तैयार होना चाहिए था राजनीति के लिए, वह समाज जो है राजनीति के लिए उतनी अच्छी तरीके से तैयार नहीं हो पाया। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण काम जो आज भी सरदर्दी बना हुआ है, वह वर्ग जिसके पास समय, पैसा और टैलेंट यानी कि योग्यता, ये तीनों चीज़ें जिस वर्ग के पास हैं, यानी पढ़ा लिखा वर्ग, नौकरी पेशा वर्ग जो सरकारी नौकरियों में जो है, उसको जो है इकट्ठा करने का काम मान्यवर साहेब कांसीराम जी ने बामसेव का संगठन बनाकर किया। और इस संगठन ने वास्तव में किस तरीके से साहेब मान्यवर कांसीराम जी ने इन लोगों को इकट्ठा किया होगा, ये बड़ा ताज्जुब का विषय है। क्योंकि आज भी मतलब मैं खुद भी कई लोगों से कई बार चर्चा करता हूँ, बातचीत करता हूँ, और कई बार मैंने भी जोड़ने का प्रयास किया, लेकिन वे लोग जो हैं काफ़ी मतलब बहुत तेज़ तर्रार समझते हैं अपने आप को, और अपने आप को एक्सक्लूसिव बुद्धिजीवी समझते हैं कि बस मैं ही बुद्धिजीवी हूँ, मेरे आगे कोई बुद्धिजीवी है ही नहीं। और हर किसी के पास अपनी एक फिलॉसफी है, और चाटुकारिता और चापलूसी ये आज बहुजन समाज में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, जिसके कारण आज यह समाज अपनी जिस स्थिति से इसने राजनीति शुरू की थी, पुनः उसी स्थिति की तरफ जो है वापस आता हमें दिखाई देता है। हाँ, बिल्कुल सर, आपने एक बात बहुत अच्छी कही है यहाँ पर, जो एक मैं की भावना है। मैं की भावना अक्सर हम देख रहे हैं, और क्योंकि हम मंचों के माध्यम से भी देखते हैं, बहुत सारी मीटिंग्स होती है, कार्यक्रम होते हैं, उसमें हमें अक्सर मंचों पे ये चीज़ें दिखाई देती हैं। लेकिन सर साथ साथ मैं ये भी जानना चाहूँ, क्योंकि आज जितने भी चाहे वक्तागण कह लूँ या बुद्धिजीवी लोग कह लूँ, या जो भी धार्मिक संगठन है, राजनीतिक संगठन है, सामाजिक संगठन, मैं उनके नेतृत्व कर्ताओं की बात करूं, तो मैं ये जानना चाहूँगी कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि हर कोई मैं को लेके उलझा हुआ है, हम में क्यों नहीं है? देखिए नीलम जी, वो विरले ही लोग होते हैं जो हर तरह के व्यक्ति को जो है
संगठन की जो माला होती है उसमें पुरोहित हैं। और साहब कांसीराम जी ने उस समय पता नहीं किस तरीके से काम कर लिया, क्योंकि महाराष्ट्र के लोग भी बोलते थे कि हो जी। सकत नाही, हो सकत नाही, और आज हमें फिर दिखाई दिया कि हो सकत नाही, हो सकत नाही। लेकिन मुझे जो है ये लक्ष्य है, जितना दूर दिखाई देता है उतना ही पास दिखाई देता है। मुझे कुछ भी कारण ऐसा नज़र नहीं आता है कि हम जो है आने वाले 2024 के चुनाव में अगर अभी से अपने प्रयास करें, मिलजुल कर प्रयास करें, तो आने वाले जो 2024 के चुनाव होंगे उसमें हम अपना प्रधानमंत्री नहीं बना सकते। ऐसा मुझे कुछ भी दिखाई नहीं देता। कारण बड़ा स्पष्ट है। जब मान्यवर कांसीराम जी ने अपना कार्य शुरू किया तो उसमें तमाम साधनों से जूझते हुए साहब कांसीराम जी ने इस समाज को सत्ता में लाने का काम किया। उनके पास जो सबसे बड़ी जो समस्या थी, प्रचार का जो माध्यम था, वो उनके पास बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि प्रचार के तमाम माध्यम उनके खिलाफ थे। ऐसे में और इतना बड़ा कार्य करके दिखाना वास्तव में बहुत मतलब जो है सरप्राइजिंग है, बहुत आश्चर्यजनक है। लेकिन आज हमारे पास सोशल मीडिया के रूप में एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से हम बहुत जल्दी कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी मतलब आज अगर हम कोई प्लानिंग कर रहे हैं तो उसको बहुत जल्दी से, बहुत शीघ्रता से उसको हासिल कर सकते हैं। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि आज जो टाइम, टैलेंट और ट्रेजरी है, ये जिनके पास है, वे लोग जो हैं एक ही दिशा में सोच नहीं पा रहे हैं। आज इस सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत से लोगों को बहुत तवज्जो मिली है, हीरोइज़्म आ गया है, लोग उनके पीछे उनके अनुयायी बनने लगे हैं। जी। और जब उनके अनुयायी बनने लगे हैं तो हर एक इस टाइम, टैलेंट और ट्रेजरी के प्रभुत्व वाले व्यक्ति को ऐसा लगने लगा है कि वह हीरो है, जी। वह वन मैन आर्मी है, वह जो चाहे वह कर सकता है, उसको किसी की ज़रूरत नहीं है। और ऐसे लोगों ने कहीं न कहीं अपना वजूद ढूँढना शुरू कर दिया है। किसी ने कोई पार्टी पकड़ ली है, तो किसी ने अपना संगठन बना लिया है, किसी ने चापलूसी करना स्टार्ट कर दिया है। लेकिन इन लोगों ने अभी तक ये सोच और विचार नहीं बनाया है कि हम क्यों ना ये जो टाइम, टैलेंट एंड ट्रेजरी है, इसको इकट्ठा करके कुछ ऐसे कड़े नियम और कायदे कानून के अंतर्गत इनको समाहित करें, जिसका उल्लंघन करना इनके लिए संभव ना हो। और अगर ये सारे टाइम, टैलेंट एंड ट्रेजरी आज बहुत बड़े पैमाने पर है, आज कम नहीं है। मैं देखता हूँ समाज में एक से बढ़कर एक व्यक्ति है, और ऐसे व्यक्ति नहीं है जिनके पास सरकारी नौकरी हो। सरकारी नौकरी के अलावा जो निजी व्यवसाय में लोग लगे हुए हैं, जो निजी अपना काम कर रहे हैं, जी। वे बहुत बड़े पैमाने पर प्रसिद्ध पर्सनालिटीज़ आज हमारे सामने हैं। लेकिन आज समस्या सबसे बड़ी यही है कि वे लोग इकट्ठा होना नहीं चाह रहे हैं। हर कोई ये सोचता है, जैसे ही कोई व्यक्ति जो है मंच के माध्यम से भाषण देता है और उसका सोशल मीडिया के माध्यम से वीडियो वायरल हुआ फेसबुक पर या यूट्यूब पर, तो उसे ऐसा लगने लगता है कि उसके बहुत बड़े फॉलोअर्स हो गए हैं, अब तो बस वो ही है। लेकिन नीलम जी, आज इस टाइम पे इस समाज के इस टाइम, टैलेंट और ट्रेजरी को इकट्ठा होना बहुत ज़रूरी है। अगर आज ये इकट्ठा हो जाए तो आने वाले 2024 में इस समाज का प्रधानमंत्री निश्चित बनेगा। सर, अक्सर हम देखते हैं कि जिस तरह से जो वक्तागण होते हैं, चाहे वो किसी भी संगठन के हो, अक्सर हम देखते हैं कि वो बड़ी-बड़ी बातें तो करते हैं कि साहब मान्यवर काशीराम जी ने किया, बाबा साहब ने ये किया। उनके जीवन से जुड़ी हुई सारी बातें बताते हैं, लेकिन वर्तमान में जो स्थिति है कि आखिर हम क्या कर रहे हैं, उस पर कभी कोई बात करते नज़र नहीं आता। इसके पीछे कारण क्या है सर? देखिए, सबसे बड़ी समस्या क्या है, अभी मैंने पीछे जो है ऐसे टाइम, टैलेंट एंड ट्रेजरी वाले लोगों को जोड़ने का एक प्रयास किया। हालाँकि मैं कोई बहुत बड़ा नाम या चेहरा नहीं हूँ इस समाज में। अब ये बड़े-बड़े नाम वाले लोग जो हैं मुझे क्यों तवज्जो देंगे? जयवीम प्रकाश कौन है? उसे कोई क्यों उससे बात करना पसंद करेगा? लेकिन फिर भी मैंने जो है अपना थोड़ा-सा समय लगाया, थोड़ी-सी मेहनत लगाई। मैंने कहा देख तो लूँ आखिर समस्या क्या है? मैंने बड़े-बड़े लोगों से बात की और बड़े-बड़े लोगों ने मुझसे बात की, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया। और कई लोगों ने ऐसा बोला कि इस तरह के प्रयास जो है हम पहले भी कर चुके हैं। इस टाइम, टैलेंट और ट्रेजरी को जी। इकट्ठा करने का हम प्रयास जो है पहले भी कर चुके हैं कि एक ही प्लेटफॉर्म पे आ जाओ। तो मैंने उनसे सिर्फ एक ही सवाल पूछा, आप किस आधार पर जो है उनको संगठित करने जा रहे हैं? तो उन्होंने यही कहा कि हम आने वाले 2024 के इलेक्शन को या आने वाले समय में बहुजन समाज के सामने जो परेशानियाँ हैं, समस्याएँ हैं, संविधान को लेकर, आरक्षण को लेकर, इन समस्याओं को लेकर जो है उनको इकट्ठा करने का प्रयास कर रहे हैं। मैंने उनसे ये पूछा कि अब तक जो प्रयास हुए हैं, साहब मान्यवर कांसीराम जी से लेकर और अब तक जो प्रयास हुए हैं, संगठन बने हैं और टूटे हैं, तो जो विफलताएं हुई हैं, उन विफलताओं के कारणों को दूर करने का प्रयास किया क्या? तो इसका जवाब किसी ने नहीं दिया।
तो नीलम जी, सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारे पास इतिहास है। इतिहास का महत्व क्या है? अगर इतिहास को पढ़कर इतिहास में हुई विफलताओं को हम जो है दूर ना कर सकें जी। और आगे ऐसी विफलताएं ना आएँ, उसका इंतजाम अगर हम ना कर सकें, तो इस इतिहास को पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप साहेब मान्यवर कांसीराम जी का जब भी बर्थडे आए, जब भी उनकी जीवनी पढ़िए उठाकर जो है, जब भी उनकी किताबें पढ़िए, जब भी उनके सिद्धांत पढ़िए, जब भी आप ये गाइए कि 4-4 बार सत्ता में आए, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है। परिनिर्वाण दिवस आए, तब भी आप ये कहिए, तब भी कोई फ़ायदा नहीं है। जब तक आप जो है पीछे हुई विफलताओं पर पूरी अच्छी तरह से काम नहीं करेंगे। और मैंने कई लोगों को बोला कि भाई, आप जब तक धार्मिक नहीं होगे, जब तक अपने भीतर जो है जो धार्मिक जो भावनाएँ आपकी जो है, जब तक उनको लेकर नहीं आओगे, तो आप शुद्ध नहीं होगे, मन से शुद्ध नहीं होगे। मेरे अंदर तो छल कपट है, और छल कपट के साथ में ही मैं दूसरे से मिल रहा हूँ कि आइए भैया एक प्लेटफ़ॉर्म पे खड़वाते हैं। मेरे अंदर छल कपट है, दूसरे के अंदर छल कपट है, तीसरे के अंदर छल कपट है। हम सारे लोग एक प्लेटफ़ॉर्म पे तो आ गए हैं, लेकिन सबके अंदर छल कपट है कि जैसे ही मौका मिलता है तो मैं हीरो बनूँगा, मैं नायक बनूँगा, मैं इस देश का प्रधानमंत्री बनूँगा, मैं इस देश में इस देश का जो है ईश्वर बनूँगा। इस तरह की भावनाएँ जो है मतलब लेकर जो है जब चलेंगे, तो वो जो है कब विस्फोट हो जाए और कब वह संगठन टूट जाए, कोई भरोसा नहीं है। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि जो हमारे महापुरुषों ने हमें मार्ग दिखाया है, बुद्ध का मार्ग दिखाया है, और बुद्ध इस बात पर चित्त पर काम करते हैं, मन पे जो वश करना है, मन पे जो नियंत्रण करना है, उस पर काम करते हैं। और अगर हम अपने दुश्मन संगठन को देखें, दुश्मन मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमारे जो हित हैं, उनके विपरीत जाके वो काम करता है। इसीलिए मैं उसको कह रहा हूँ, अगर हम उससे सबक लें तो वो क्या कर रहा है? उसके भीतर से पैदा हुआ एक-एक कार्यकर्ता पूरे त्याग, समर्पण और बलिदान की जो भट्टी है, उसमें से तप कर निकल कर बाहर आता है। और उसमें देखते हैं कि किसी के लिए कोई गुंजाइश नहीं है, स्वयं से वो समर्पण करने के लिए तैयार होता है। जी। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि जो बड़े-बड़े लीडर्स आज हम देखते हैं समाज में, बहुत बड़े-बड़े वक्ता देखते हैं, उनके अंदर त्याग, समर्पण, बलिदान की ज़रा-सी भी गुंजाइश नहीं दिखाई देती है। बल्कि वे उसको जो उन्होंने हासिल किया है, वो जो फ़ेम और नेम हासिल किया है, उसको वो अपने लिए यूज़ करना चाहते हैं। वे भविष्य में एमएलए बनना चाहते हैं या सांसद बनना चाहते हैं। वे भविष्य में ये नहीं सोचते कि मैं चाहे एमएलए, एमपी बनूँ, ना बनूँ, लेकिन मेरा समाज का कोई व्यक्ति इस देश का प्रधानमंत्री बन जाए। वो ऐसी भावना को जो है अपने मन में लेकर इकट्ठे होने का प्रयास नहीं करते हैं। सर, आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूँगी, जिस तरह से आपने संगठनों की बात करी, जो हीरोइज़्म चेहरे हैं समाज में, उनकी बात करी, तो जानना चाहूँगी जिस प्लेटफ़ॉर्म की बात कर रहे हैं या एक संगठन बनाने की बात कर रहे हैं, वो संगठन बीएसपी के समर्थन में काम करने के लिए तैयार रहेगा या फिर उसका कोई अपना उद्देश्य है? देखिए नीलम जी, संगठन तो तमाम हैं, लाखों संगठन हैं इस देश में। लेकिन वो संगठन जो हैं पद प्रतिष्ठा वाले हैं, पदलोलुपता वाले हैं। उसमें कोई अध्यक्ष बनना चाहता है, कोई कोषाध्यक्ष बनना चाहता है, मतलब कोई ना कोई पद लेकर जो है और फिर कोई फंक्शन करेगा, उसमें मंच बनेगा, मंच पर कुछ और नए-नए बड़े-बड़े चेहरों को बुलाएगा भाषण देने के लिए, उनके साथ में फ़ोटो खिंचवाएगा और उनके साथ में अपने आप को चमकाने का कार्य करेगा। ये इस तरह के संगठन जो है कभी भी काम नहीं कर सकते हैं। और रही बात जो है बहुजन समाज पार्टी के साथ या उसके अलग, मैं ये समझता हूँ कि सबसे पहले हमें इकट्ठा होना बहुत ज़रूरी है। और इकट्ठे होकर कोई राजनीतिक दल बनाने की ज़रूरत नहीं है। कोई राजनीतिक कार्य तो बाद की बात है। पहले इकट्ठा होकर हम कुछ कार्य करना स्टार्ट करें। इकट्ठा होकर जो है, जो हमारे पास एग्जिस्टिंग राजनीति है, हम उसको सपोर्ट करने का प्रयास करें। एग्जिस्टिंग राजनीति में जो खामियाँ हैं, उनको दूर करने का प्रयास करें। अगर ये लोग इकट्ठा हो जाते हैं और अपने भीतर से फिलहाल जो है राजनीतिक भावनाओं को निकाल दें, जी। कल इनके सामने राजनीतिक लक्ष्य तो हैं ही हैं, राजनीति तो अपने आप आनी है। जब इनके पास जो ये काम करेंगे और काम का जो फल बहुत बड़े पैमाने पे इकट्ठा हो जाएगा, तो वो किस पे परिणति होगी उसकी? सामाजिक कार्यों की परिणति हमेशा, सामाजिक और धार्मिक कार्यों की परिणति हमेशा राजनीतिक मुकाम में होती है। राजनीतिक जो सफलताएँ होती हैं उसमें होती है, सीधी-सी बात है। लेकिन अगर हम पहले से ही राजनीति को लक्ष्य बना के चलेंगे, तो वो सामाजिक और धार्मिक काम है, जो सामाजिक और सांस्कृतिक काम है, वो पीछे छूट जाता है। फिर वो नहीं हो पाता। और जब तक बाबा साहेब का कथन है कि जिस राजनीति का आधार सामाजिक और धार्मिक आंदोलन होते हैं, उनकी राजनीति जो है स्थायी होती है और बहुत लंबे समय तक चलती है। और इसीलिए मेरा भी यही मानना है कि हम जो है बिल्कुल निस्वार्थ होकर, फिलहाल निस्वार्थ हो जाएँ और एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म बना लें, जिस पर कि हर व्यक्ति जो है अपना सब कुछ समर्पित करने के लिए तैयार हो जाए, अपना सब कुछ न्योछावर कर दे समाज के नाम पर, उसका अपना कुछ भी ना हो। अगर कोई व्यक्ति, मैं मानता हूँ कि अगर एक व्यक्ति जो है, मान लीजिए उसके 1000 फॉलोअर हैं, दूसरे व्यक्ति के 5 लाख फॉलोअर्स हैं,
तो ऐसे में जो 5 लाख फॉलोअर्स वाला है उसकी तो आप समझते हैं कि स्थिति क्या होगी और 1000 वाले की स्थिति क्या होगी। लेकिन दोनों की जो फॉलोअर्स जो हैं वो समाज के होने चाहिए, दोनों के व्यक्तिगत फॉलोअर्स नहीं होने चाहिए। अगर इस तरह के संघ को बनाकर इस तरह के प्लेटफॉर्म पर जो है ये जो टाइम, ट्रेजरी एंड टैलेंट है ये इकट्ठा होता है तो निस्संदेह जो समाज की जो पीड़ा है वो दूर हो जाएगी और 2024 में निश्चित तौर पर हम जो अपना प्रधानमंत्री बना सकते हैं। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद सर। तो देखिए बिल्कुल सर ने स्पष्ट कर दिया है, जब तक हमारे पास अपना घर है तो हमें उसको ही सँवारने की ज़रूरत है और ज़रूरत है जिस तरह से आज जो भी लोग सामाजिक या धार्मिक या राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जब तक वो एक भावना के तहत नहीं जुड़ेंगे तब तक हम समाज में किसी भी तरह का बदलाव नहीं कर पाएँगे। और जिस तरह से राजनीतिक सत्ता के बारे में सर ने हमने चर्चा की है, क्योंकि हमने साहब काशीराम जी को लेकर चर्चा की है, क्योंकि जिस तरह से साहब मान्यवर काशीराम जी ने काम किया, अगर उनकी तरह कोई 10% भी आज के वर्तमान समय में काम कर ले तो स्वाभाविक सी बात है 2024 में बहुजन समाज का मुख्यमंत्री होगा और जो भी अत्याचार शोषण हो रहे हैं उन पे कहीं ना कहीं बहुत बड़े स्तर पर लगाम लगेगी। तो जरूरत है साथियों आपको सही दिशा में बढ़कर सही निर्णय को लेने की।